अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इकनॉमिक्स 401 की प्रिपरेशन की बात करेंगे। इसमें फ़ाइनल टर्म में लेक्चर नंबर 90 से 45 तक हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसकी जितनी भी मेन कंसेप्ट है ना, वो आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है? ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई फ़ाइल भी ओपन करें ना, तो आपके माइंड में ये सारे कंसेप्ट हों और आप इजीली उस फाइल को अटेम्प्ट कर लें। फाइल अगर आप ना भी करते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अदरवाइज़ इकनॉमिक्स 401 की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत ज़्यादा सप्लीज भी आती हैं, ठीक है? इसके अलावा इसमें नंबर जो हैं वो बहुत कम आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल तैयारी करें ना, इसके कंसेप्ट अगर आपके माइंड में हो तो आप इसमें से फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, ठीक है? कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सारी बात कंसेप्ट की है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं भी यहाँ इसी हवाले से बात करूँगा कि इस वीडियो में सारे इसके कंसेप्ट क्लियर करूँगा, और सेकेंडली मैं आपको इसकी तैयारी का प्रिपरेशन मॉडल बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी आप कैसे करें। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा कि आप इसके शॉर्ट लेक्चर तो आपने लिए ही होंगे। इसके बाद अभी जो आपकी पेपर की तैयारी करनी है ना, तो आप इसके हैंडआउट्स रीड करें। हैंडआउट्स रीड करने में आप कंसेप्ट बिल्ड करें, ठीक है? हर मुश्किल टर्म जिसमें आप समझते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल करेगी, उसको अपने अल्फाज में अपने पास कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है? साथ अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको गूगल से सर्च करके इजी अल्फाज में अपने पास लिख लें, ताकि आपको ये चीज़ समझ हो जाए। सारी चीज़ आप समझ लें, कोई भी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, और आपका पेपर होपफुली अच्छे से हो जाएगा। और इस वीडियो में मेरी ये कोशिश होगी कि आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। तो चलें वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है कि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है? वीडियो थोड़ी सी वाकई लंबी होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोर्स है और सारे को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो लेक्चर नंबर 19 में सबसे पहले आपके पास है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंप्लीमेंटेशन। अच्छा, सबसे पहले आपने परफेक्ट कंपटीशन को देखना है। परफेक्ट कंपटीशन से क्या मतलब है कि आपके पास जितनी भी फार्म है ना, फार्म से यहाँ मुराद ये नहीं है कि एक फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री। फार्म से मुराद है कि अगर आप बिस्किट खा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल बिस्किट की बात करें, तो बिस्किट बनाने वाली तमाम कंपनियाँ उस फार्म उनको फार्म्स कहा जाएगा, ठीक है? तो परफेक्ट कंपटीशन से क्या मुराद है? परफेक्ट कंपटीशन से मुराद ये है कि उन तमाम कंपनियों का आपस में मुकाबला है, ठीक है? जब तमाम कंपनियों का आपस में मुकाबला है, तो आप वो जो कंपनी हैं वो अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकती हैं लॉन्ग रन में, लंबे अरसे के दौरान, ठीक है? तो लिखा हुआ लॉन्ग रन में आपके जो 5 जो फैक्टर होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं कि कोई भी नई कंपनी भी लग सकती है, या कोई आपके जो मुकाबले में कंपनी है वो छोड़ के भी जा सकती हैं। तो मतलब फैक्टर है, सारे आपके पास वेरिएबल हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो लॉन्ग रन में ये चीज़ है कि कोई भी कंपनी आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हैं? एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आके अगर तो आपके पास है अलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो इससे पहले आपने एक बात माइंड में रखनी है कि पब्लिक इंटरेस्ट इन दोनों के ऊपर जो है वो कनेक्टेड होता है, अलोकेटिव एफिशिएंसी के ऊपर भी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के ऊपर। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट किसके ऊपर कनेक्टेड होता है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये दोनों के ऊपर कनेक्टेड होता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैंने इसकी जो गूगल से डेफिनेशन ली है उसके मुताबिक प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपके पास होती है कि अगर आप 100% अपने रॉ मटेरियल को और रिसोर्सेज को यूज़ करके मिनिमम कास्ट के ऊपर जितनी प्रोडक्शन करते हैं ना, उसको आप कहते हैं कि आपके पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, ठीक है? यहाँ तक। और अलोकेटिव एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है कि अलोकेटिव एफिशिएंसी इज एबिलिटी टू फुलफिल कंज्यूमर डिमांड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोफिशिएंटली, ठीक है? तो ये दोनों इसकी डेफिनेशन है। तो इसके हवाले से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अलोकेटिव एफिशिएंसी में आपके पास
मार्जिनल रेट इक्वल होता है मार्जिनल प्राइस के, और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में आपकी प्राइस इक्वल होती है एवरेज कास्ट के, जो कि मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें इनको माइंड में बिठा लें इजी से। उसके बाद मोनोपोली की अगर बात करें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स की तैयारी है, आप ऐसे इसको तैयार करें कि आप यही समझें कि आपके पास स्टोरीज हैं। तो सबसे पहली स्टोरी अभी मोनोपोली ओलिगोपोली, तो पहली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। सेकंड इसकी स्टोरी जो है वो आपके पास नेक्स्ट स्टार्ट होगी लेक्चर नंबर 25 से अबाउ, और थर्ड इसकी स्टोरी 32 लेक्चर से आगे स्टार्ट होगी। तो इसकी फर्स्ट स्टोरी की अगर बात करें तो मोनोपोली क्या चीज़ होती है। मोनोपोली आपके पास एक ही कंपनी होती है, ठीक है, एक ही फार्म होती है, और वो जो चीज़ बना रही होती है उसका किसी से मुकाबला नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली के लिए आपने याद रखना है कि एक ही फार्म है, उसने ही सब कुछ प्रोड्यूस करना है, उसने बेचना है, तो इसको हम कहते हैं मोनोपोली। अच्छा, मोनोपोली अब देखें एक ही कंपनी है ना, एक ही कंपनी है, तो उसमें क्या चीज़ होगी कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी आपके पास, मोनोपोली की जो डिमांड होगी ना, ये मोनोपोली पावर की बात हो रही है, ठीक है, मोनोपोली की बात हो रही है कि एक ही कंपनी हो गई। अब मोनोपोली पावर की बात करें तो मोनोपोली पावर आपके पास जो होगी वो आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड होगी। इसका क्या मतलब है कि इलास्टिसिटी आपने पढ़ी है कि इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है कि अगर आप किसी चीज़ की प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास उसकी डिमांड कम हो जाती है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता, मोनोपोली इसके इन्वर्सली है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी उतनी चीज़ कम आपके पास इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, कि अगर मोनोपोली ज़्यादा होगी तो आपके पास इलास्टिसिटी कम होगी, अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो मोनोपोली पावर कम होगी, ठीक है। तो ये होपफुली आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि मोनोपोली और इलास्टिसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। उसके बाद अ मोनोपोलिस फार्म फेसेस इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड है कि उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा ही रहती है, वो चीज़ चाहे अपनी प्राइस कम करे या ज़्यादा करे, इन इलास्टिक ही रहती है। ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप, तो उसकी डिमांड कर्व आपके पास नेगेटिव स्लोप होती है। हाई इन परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व आपके पास बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखनी है कि आपके पास परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन मोनोपोली में आपकी डिमांड इलास्टिक नहीं होती। तो नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, तो देखें आपके पास मोनोपोली है कि कंपनी है, वो अगर उसी की चीज़ें की कीमत ज़्यादा कर देती है तो लोगों ने ख़रीदनी है, तो इस तरह उनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, उनका प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज ही रहता है, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन अ मोनोपोलिस रिटेन इन इट्स मोनोपोली, तो मोनोपोलिस जो है वो कैसे अपनी मोनोपोली जो पावर है उसको कायम रख सकता है। तो उसके लिए आपके पास हो सकता है कि वो आपके पास नेचुरल रिसोर्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद लार्ज फिक्स्ड इनिशियल फिक्स कास्ट, मतलब कि नई कंपनी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा शुरू में पैसा इन्वेस्ट करना पड़े। जैसे कि आप देखें जहाज़ों की कंपनी है, तो दूसरी अगर कोई लोग चाहते हैं कि हम भी जहाज़ों की कंपनी लगा लें, तो उसको शुरू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेचुरल मोनोपोली, जैसे कि अब खेवड़े से नमक निकल रहा है, तो दूसरी जगह से तो नमक है ही नहीं, तो वहाँ पे आप कैसे निकालेंगे। तो जितनी भी ये फर्म होगी ना नमक की, वो खेवड़ा में ही होगी। इस तरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो आपके पास ब्रांड बन जाता है, ठीक है। जब ब्रांड बन गया तो दूसरे लोगों को एंट्री मुश्किल हो जाएगी। इस तरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इनको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास लेसन नंबर 20 में है लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग से मतलब ये है कि आपके पास एक फर्म ऑलरेडी मौजूद है मोनोपोलिस्ट की कंडीशन में, तो अगर एक नई फर्म आती है ना, तो नई फर्म के लिए आपके पास नई फर्म को क्या होगा कि उसको चैलेंजेस पता होंगे। पुरानी फर्म को तो पता है कि आपने किस जगह पे कितनी चीज़ इन्वेस्ट करनी है, या आप अपनी चीज़ की कितनी कीमत रखेंगे और तो लोग ख़रीदेंगे। लेकिन नई फार्म को तो ये चीज़ नहीं पता होगी। जैसी नई फार्म आपके पास एंटर होगी, तो आपके पास जो पुरानी फार्म है ना, वो अपनी कास्ट मज़ीद कम कर देगी। तो इस तरह से नई फार्म के लिए आपके पास मुश्किलात होंगी। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद मोनोपोलिस की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये दोनों देख लें। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि मोनोपोलिस जो है वो आपके पास लोअर क्वांटिटीज़ के कम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं।
ठीक है। उसके बाद मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत लगाते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ सरप्लस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ये सरप्लस में चले जाते हैं। और उसके बाद मोनोपोलिस्ट डू नॉट पे अटेंशन टू इंक्रीज एफिशिएंसी, तो उनको ये चीज़ बिक रही होती है तो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करते। ये सारे इसकी डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि आपके पास नेचुरल मोनोपोलिस कि अगर एक ही जगह से कोई चीज़ निकल रही है तो वहाँ पे उसकी वजह से मोनोपोलिस बन जाती है वो आपके पास, इसका फ़ायदा होता है। सेकंड ये चीज़ है कि आपके पास मोनोपोलिस की वजह से जो मुनाफा हासिल होता है वो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट भी आपके पास मोनोपोलिस की जो पॉलिसी है उसको रेगुलेट कर सकती है कि जब वो बहुत ज़्यादा मुनाफा लेना शुरू कर दे तो गवर्नमेंट क्या करे, उसके ऊपर टैक्स लगा दे। जब वो मुनाफा कम करे तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे उसको रेगुलेट करा सकती है। अच्छा, ये उसके बाद जी लेक्चर नंबर 21 में आपके पास क्या कहता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये आपके पास एक नया सा टॉपिक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मतलब ये है कि उर्दू में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि आपकी एक चीज़ बेच रहे हैं और उस चीज़ बेचने के लिए आप उसकी कीमत कम या ज़्यादा जो करते हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, उसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके लिए आपने याद रखना कि इसकी 3 किस्में हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, 3 किस्में हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो फर्स्ट डिग्री क्या कहते हैं कि अगर आपके पास जो लोग आ रहे हैं, आप उन लोगों की हैसियत देख के उनसे पैसे लें। अगर किसी ने कोट पैंट पहने हुए तो आप उसको महंगी चीज़ देंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि किसी की हालत ख़रीदने के काबिल नहीं है तो आप उसको वही चीज़ कम कीमत में देंगे। सेकंड डिग्री में क्या कहता है कि अगर आप से लेने वाला ज़्यादा चीज़ें लेता है तो उसकी कीमत आप कम कर देंगे। अदरवाइज अगर वो सिंगल चीज़ लेता है तो आप उसकी कीमत ज़्यादा रखेंगे। थर्ड डिग्री क्या कहता है कि जिस जगह आप बेच रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी चीज़ की कीमत लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लोकल बाज़ार में चले जाइए वहाँ पे चीज़ सस्ती होंगी, लेकिन किसी एयरपोर्ट पे चले जाएंगे वहाँ पे वही चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होंगी। तो थर्ड डिग्री वहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद कंसिक्वेंस ऑफ प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन, तो कंसिक्वेंस क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन अलाउ फॉर मेकिंग लॉसेस टू मेक प्रॉफिट। जो फार्म लॉस नुकसान कर रही होती है उनको ये मुनाफे में ली जाती है, तो फार्म्स को ये अलाउ करती है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हासिल कर सकें। उसके बाद ये प्री रिक्वेस्ट लिखी हुई है कि आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो पास जो फार्म है वो आपके पास इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करती हो। उसके बाद फार्म के लिए आपके पास कीमत में फ्लेक्सिबिलिटी हो, कीमत कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। थर्ड लिखी है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास हर मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो। सब लोगों के लिए एक ही किस्म की प्राइस होगी तो फिर आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो ना होगी ना। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये देखें ये आपके पास फ़ायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदेह भी हो सकती है, तो दोनों आपने याद रखना है एज एम एक्सक्यूज़। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, तो ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 22 के ऊपर। तो लेक्चर नंबर 21 तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मोनोपोलिस्ट या मोनोपोली। तो ये जो ओलिगोपोली है ना, ये उसी की मिलती जुलती किस्म है। लेकिन मोनोपोली में हमारे पास क्या होता था, मोनोपोली में हमारे पास एक ही फार्म होती थी। लेकिन अब ओलिगोपोली में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फार्म्स कितनी होंगी, 2 से 20 तक होंगी, ठीक है। एक फार्म नहीं होगी, 2 होंगी या 2 से ज़्यादा होंगी, लेकिन 20 या 20 से कम होंगी, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि ओलिगोपोली में फार्म्स की तादाद 2 या 20 के दरमियान होती है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ओलिगोपोली विद अदर मार्केट स्ट्रक्चर। तो ओलिगोपोली से बाकी मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें ओलिगोपोली और मोनोपोली के दरमियान, तो ओलिगोपोली में क्या होता था, एक ही फार्म है, उसने अपने हिसाब से फैसले लेने हैं, किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा करनी है या कम करनी है। लेकिन मोनोपोली में क्या, अब ओलिगोपोली में क्या होगा कि फार्म ज़्यादा हैं तो थोड़ी सी लेकिन ज़्यादा हैं। अगर एक फार्म अपनी चीज़ की कीमत ज़्यादा कर देती है तो दूसरी की कीमतें अगर कम ही रहती हैं तो उसका मुनाफा कम हो जाएगा। अगर वो अपनी चीज़ की कीमत कम कर देती है तो दूसरी फार्म्स के ऊपर ही फ़र्क पड़ेगा। इस तरह अगर आप बात करें ओलिगोपोली की विद परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में, तो उसके हवाले से भी यहाँ पे है
कि ओलिगोपोली में आपके पास फार्म्स जो हैं वो थोड़ी सी हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा फार्म्स होती हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुकाबला होता है, लेकिन ओलिगोपोली में कम मुकाबला होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास टर्म है कलेजन। कलेजन क्या चीज़ होती है? कलेजन आपके पास होता है जब दो या दो से ज़्यादा फार्म, ओलिगोपोली में क्या कितनी फार्म है, 2 से 20 तक फार्म है ना, तो जब दो या दो से ज़्यादा फार्म आपके पास कोऑपरेट करें, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के चलें, तो उसको हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को आपने याद रखना है कि ये आप फार्म आपस में इत्फाक कर लेती हैं कि हमने इस तरह से किसी चीज़ की कीमत कम कर लेनी है या ज़्यादा कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला, ये सारी इन्होंने क्या किया हुआ है, आपस में कोलिजन किए हुए है कि सारी एक किस्म के फैसले करती हैं, तो इसको हम कहते हैं कोलिजन। उसके बाद जी सिनारियो ऑफ ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली दो किस्म की होती है, कलई ओलिगोपोली और नॉन कलई ओलिगोपोली। कलई ओलिगोपोली में क्या चीज़ होगा कि फार्म आपस में इत्फाक करके चलेंगी और सारी फार्म आपस में मुनाफा लेंगी। लेकिन नॉन कलई ओलिगोपोली में क्या होगा कि फार्म्स तो थोड़ी सी हैं, लेकिन उनका आपस में इत्फाक नहीं है, तो इत्फाक न होने की वजह से मुख्तलिफ फार्म को वहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद कार्टेल क्या होता है? कार्टेल उन जो थोड़ी सी फर्म होती हैं ना, उनके दरमियान जो मुआहदा लिखा जाता है ना, उसको कार्टेल कहते हैं। ठीक है, तो कार्टेल के लिए आपने याद रखना है कि कलई ओलिगोपोली को भी हम कार्टेल कहते हैं। ठीक है, कलई ओलिगोपोली से क्या मतलब है कि उन तमाम फर्म ने आपस में मुआहदा कर लिया है और उस मुआहदे को हम कार्टेल कहते हैं, तो कलई ओलिगोपोली को हम कार्टेल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन ओलिगोपोली इसकी उलट होगी जो कि हमने ओलिगोपोली पढ़ी है। उसके बाद जी प्रिजनर डिलेमा सिचुएशन। तो ये एक स्टोरी है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा कि दो लोग थे, उनको जेल हो गई है, तो उन्होंने उनके ऊपर जो तफ्तीश हुई है तो उन्होंने आपस में दोनों ने क्राइम कबूल कर लिया। तो इसके ऊपर ये सारी एक स्ट्रेच लिखी हुई है, तो इसको अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप रीड आउट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर मैं इसकी डिटेल में गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने इसी चैनल के ऊपर इसके लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, अगर टाइम हुआ तो आप उनको भी सुन लीजिएगा, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। उसके बाद जी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे हैं, मैक्सिमिन स्ट्रेटजी, मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी। तो ये इन दोनों के लिए आपने इनको ध्यान से देखना है। मैक्सिमिन स्ट्रेटजी आपके पास क्या है? कंटिन्यूस प्रीमिस्टिक अप्रोच है इन विच फार्म्स ट्राई टू मैक्सिमाइज रास्ट ऑफ ए, कि आपने नुकसान को कम से कम करने के लिए, फ़ायदे को ज़्यादा करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमिन। और मैक्स क्या चीज़ है? ये आपके पास स्ट्रेटजी है कि हम आपस में कहती हैं कि उन्होंने अपना प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो इसको हम कहते हैं मैक्स स्ट्रेटजी। तो इन दोनों का आपने कंसेप्ट माइंड में बहुत अच्छे से रखना है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास लेक्चर नंबर आया यहाँ से है 23। तो 23 में आपके पास वेलफेयर इकनॉमिक्स है। तो आई होपफुली आपको अभी तक लेक्चर की अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो उसको अपने अल्फाज में अगर आप नोट करते जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपके पास है प्राइस क्या चीज़ है? प्राइस स्टेबिलिटी इन नॉन क्लेव ओलिगोपोली। किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व आपके पास क्या चीज़ है कि अगर आपके पास जो ओलिगोपोली में नॉन क्लेव है कि फर्ज आपस में इत्तेफाक नहीं करती, तो उसकी वजह से जो कर्व है वो आपके पास किंग डिमांड कर्व बनती है। तो आपने किंग डिमांड कर्व के लिए मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखनी है कि इसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्सा ये है, सेकंड हिस्सा ये है। तो ये देखें, ये आपके पास ज़्यादा इलास्टिक हिस्सा है, ये आपके पास कम इलास्टिक हिस्सा है। तो अगर आपने मिड टर्म की इलास्टिसिटी की अच्छी से तैयारी की हुई है तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी है कि ये आपके पास कम इलास्टिसिटी है, ये आपके पास ज़्यादा इलास्टिसिटी है, और किंग डिमांड कर्व इन्हीं दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होती है। उसके बाद प्राइमरी यूज ऑफ किंग डिमांड कर्व इज़ टू एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली। ठीक है, उसके बाद आर एफ रिलेटिव मोर इलास्टिक सेगमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और कम इलास्टिसिटी, ये दो ऐसे हैं इसके कार्य के जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके बाद नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन मीन कंपटीशन अमंग द फर्म्स बेस्ड ऑन फैक्टर अदर दैन प्राइस। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन से क्या मतलब है कि मुख्तलिफ फार्म्स के दरमियान आपस में प्राइस के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर मुकाबला। फॉर एग्जांपल वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो लोगों को फ़ायदा देते हैं, कोई वो लोगों की लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, तो
तो ऐसे जो मुकाबला होता है उसको हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, के जो प्राइस के अलावा उनका आपस में मुकाबला होता है। उसके बाद ओलिगोपोली एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इन ओलिगोपोली फर्म्स आर एबल टू अर्न सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हासिल करती हैं। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज़ आल्सो फीचर ऑफ मोनोपोली, लेकिन ये तो मोनोपोली का फीचर था, बट दिस इज़ नॉट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का ये फीचर नहीं था, और मोनोपोलिस कंपटीशन का भी ये फीचर नहीं था कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकते थे। फर्म कैन यूज़ देयर प्रॉफिट टू कॉस्ट मैक्सिमाइज टेक्निक। उसके बाद आपके पास यहाँ से वेलफेयर इकनॉमिक्स स्टार्ट हुई है। तो वेलफेयर आपके पास यहाँ से एमसीक्यूज एक बनता है कि वेलफेयर इकनॉमिक्स आपके पास डील करती है आपके पास नॉर्मेटिव इश्यूज, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए। वेलफेयर इकनॉमिक्स इस चीज़ के ऊपर सारा डिटेल है। उसके बाद जी मार्जिनल प्राइवेट कास्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपके पास क्या चीज़ होती है कि आप जो एडिशनल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी चीज़ की तशहीर के लिए, उसके ऊपर आपके पास जो कास्ट आती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्राइवेट कास्ट, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल सोशल कास्ट, कि मार्जिनल सोशल कास्ट आपके पास इक्वल है मार्जिनल प्राइवेट कास्ट ऑफ द फर्म्स अकर प्लस एनी अदर कास्ट दैट द बोर्न बाय सोसाइटी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। तो जहाँ भी मार्जिनल का आप यूज़ होगा ना, मार्जिनल के लिए आपने याद रखना है कि एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो कास्ट रहती है उसको हम मार्जिनल कास्ट कहते हैं। तो मार्जिनल सोशल कास्ट क्या चीज़ होगी, मार्जिनल सोशल कास्ट आपके पास है मार्जिनल प्राइवेट का जो फर्म हासिल करेगी प्लस जो कास्ट सोसाइटी को अदा करनी पड़ेगी, वो उसको हम कहते हैं मार्जिनल सोशल कास्ट। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का क्या मतलब है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर स्पिल ओवर ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन फॉर सोसाइटी, कि एक फर्म कोई चीज़ पैदा कर रही है ना, उस प्रोडक्शन की वजह से उसके फार्म के इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी है, उसके ऊपर मनफी या मुस्बत जो असरात होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। और वो अगर पॉजिटिव हो तो उनको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सोशल ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड मीन दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच द एक्सटर्नैलिटी इज फुली इनिशलाइज्ड। एक्सटर्नैलिटी अगर आपके पास फुली इनिशलाइज्ड है तो उसको हम कहते हैं आपके पास ऑप्टिमल कास्ट हासिल हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैक्स, और टैक्स की डेफिनेशन है टैक्स या सब्सिडी। तो ये आपके पास क्या चीज़ है कि गवर्नमेंट आपके पास जो टैक्स सब्सिडी लगाती हैं राइजेस या रिड्यूस प्राइस बाय शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो प्राइस को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करने से ये भी आपके पास मूव करते हैं। उसके बाद मार्केट फेलियर क्या चीज़ है, मार्केट फेलियर आपके पास इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लेने वाले हैं ना, वो अगर आपको मुकम्मल पे ना करें तो इसको हम कहते हैं मार्केट फेलियर। जैसे किसी ने आपसे कोई चीज़ ली है और वो चीज़ ले के भाग गया है, उसने वापस पैसे अदा नहीं किए, तो उसको हम कहते हैं मार्केट फेलियर। उसके बाद मेरिट कोड आपके पास वो कोड्स होती हैं जैसे जो कि हुकूमत चाहती है कि सब लोग इनको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल तालीम है आपके पास। उसके बाद पब्लिक कोड आपके पास ऐसी कोड्स होती हैं जो कि सब ने यूज़ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल पानी है या एयर है, आपके पास जो पोल्यूशन है। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट वेलफेयर इकनॉमिक्स के ऊपर ही बात हो रही है। उसके बाद डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि आपके पास जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनकी डिमांड। फॉर एग्जांपल आपके पास लेबर है, मशीनरी है, तो ये प्रोडक्शन के फैक्टर है ना, तो इनकी डिमांड आपके पास इसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर इज ड्राइव्ड, ये आपके पास इन याद रखनी कि आपके पास डिराइव्ड चीज़ें हैं। डिराइव्ड क्यों हैं कि जब आपके पास किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो इन फैक्टर की डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर लाजमी बात है कि चीज़ की डिमांड ज़्यादा हुई तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए उसको प्रोड्यूस करने वाले जो फैक्टर हैं उनकी भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद लेजियर लेजियर इज़ अ टाइम नॉट यूज फॉर वर्किंग और अर्निंग वेजेस, ठीक है। ये आपके पास वो टाइम होता है जिसमें काम नहीं किया जाता, इसको हम कहते हैं लेजियर। उसके बाद ये मार्जिनल डिसयूजेबिलिटी ऑफ वर्क, तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ वर्किंग इज़ लेजियर एंड वाइस वर्सा दैट द वर्कर could have enjoyed during the time
हैड नॉट बीन वर्किंग, कि आपके पास जो चाय का वक्फ़ हो गया, खाने का वक्फ़ हो गया, या दिन को नमाज का टाइम होगा, तो ये आपके पास जो कास्ट होती है इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। उसके बाद ये आपके पास रेंट की यहाँ पे डेफिनेशन है। रेंट इज़ द पीरियडिक पेमेंट एज रिवार्ड फॉर हैरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पीरियड, किसी पीरियड मखसूस पीरियड के लिए आपके पास जो ज़मीन या किस चीज़ के ऊपर पे करते हैं उसको हम कहते हैं रेंट कहते हैं। उसके बाद जी इकनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। तो इकनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से क्या मतलब है कि द इकनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ इकनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाई टू प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी चीज़ कितनी बिक रही है, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, आपकी चीज़ कैसे बन रही है, तो इसके ऊपर जो सारी रिसर्च होती है इसको हम कहते हैं इकनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और उसके बाद एक्सपीरियंस कोड, आपके पास ऐसी कोड्स होती हैं दैट पीपल मस्ट गेट फ्लेवर बिफोर दे कंसिडर बीइंग देम, कि ऐसी चीज़ें जो लोग ख़रीदने से पहले उनका जायका चखें कि ये हमारे लिए कैसे रहेंगी, तो इनको हम कहते हैं एक्सपीरियंस कोड। उसके बाद जी नेक्स्ट लेक्चर आपके पास है लेक्चर नंबर 25। तो लेक्चर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये आपने तीन स्टेप में पढ़नी है, तो यहाँ से आप यही समझिए कि आपके पास सेकंड स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें आपके पास मैक्रो इकनॉमिक्स। तो मैक्रो इकनॉमिक्स के लिए आपने याद रखना कि ये आपके पास 1940 में स्टार्ट हुई है, और ब्रिटिश इकनॉमिक्स जॉस्ट मेनार्ड कीनियस ने इसको स्टार्ट की है, उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये स्टार्ट हुई है। तो मैक्रो इकनॉमिक्स आपके पास इकनॉमिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ नेशनल इकानमी एज होल। पहले हम माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ रहे थे, अब मैक्रो इकनॉमिक्स की बात हो रही है। तो मैक्रो इकनॉमिक्स क्या करती है कि पूरे मुल्क के डेटे के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर बात करती है। ठीक है, पहले हम एक फैक्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन मैक्रो इकनॉमिक्स हम क्या करेंगे, हम पूरे मुल्क की माशी हालत के ऊपर अब बात करेंगे। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड आपके पास क्या चीज़ होती है कि आपके पास डिमांड या टोटल प्लान और डिज़ायर स्पेंडिंग, कि आपके पास जितनी प्लान है लेकिन या जितना आप चाहते हैं कि हम इतना खर्च करें, उसको हम क्या कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, किसी खास पीरियड के ऊपर। और उसके बाद इस तरह एग्रीगेट सप्लाई क्या चीज़ है, एग्रीगेट सप्लाई इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट ऑल फर्म इन इकानमी वुड एंड कैन विलिंगली प्रोड्यूस इन गिवन टाइम पीरियड। तो ये दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की ये दोनों डेफिनेशन आगे बहुत ज़्यादा आने वाले लेक्चर में यूज़ हो रही हैं। अच्छा, इट्स स्लोप अपवर्ड इन पी आउट स्पेस बट एक्सेक्ट स्लोप डाउनवर्ड वैन एवर इकानमी इज ऑपरेटिंग एट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल इकानमिक्स है, इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड से क्या मतलब है कि छुपी हुई हैंड। तो इनविजिबल हैंड वाज द कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ। तो ये आपने याद रखना है कि एडम स्मिथ ने 1996 में इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया है टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स ऑफ लेजियस फेयर मार्केट इकानमी। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट आपके पास कौन सी कंडीशन होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज द स्टेट ऑफ इकानमी इन विच प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इकानमी आर फुली एम्प्लॉयड, कि आपके पास जितनी भी लेबर है वो आपके पास फुली सारे काम कर रहे हैं, जितने मजदूर हैं सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने रिसोर्सेज हैं ना आपके मुल्क के अंदर वो सारे यूज़ हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जी अब ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर बात हो रही है। तो ग्रेट डिप्रेशन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन क्या चीज़ थी कि आपके पास 1920 से 1913 तक एक बहुत ज़्यादा एक आया था इकनॉमिक्स, माशी बदाली जिसको कह लें वो आई थी, तो इसको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। तो इसके ऊपर सबके राय हैं। तो यहाँ से सेकंड स्टोरी है, तो इसके ऊपर आपके पास दो ग्रुप हैं, एक आपके पास क्लासिकल व्यूज़ है और सेकंड आपके पास कीनियस व्यू है। तो दोनों की अब नेक्स्ट जितनी भी टॉपिक है ना, तो इसके ऊपर आपके पास बात होगी कि क्लासिकल इस इशू के ऊपर क्लासिकल व्यू क्या था और इस इशू के ऊपर कीनियस व्यू क्या व्यू था। तो दोनों के व्यू चलते जाएंगे कि मतलब इश्यूज आएंगे हमारे पास, और उन इश्यूज़ के ऊपर इन दोनों के व्यूज़ हम देखते जाएंगे। सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन है। तो ग्रेट डिप्रेशन में जैसे आपको बता दिया कि उस टाइम आया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिकल जो व्यूज़ थे उनका ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर क्या बयान है। वो कहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आपके पास बहुत कम थी। क्यों कम थी कि इंटरेस्ट रेट आपके पास बहुत ज़्यादा था। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, लोगों ने क्या किया, लोगों ने पैसे सेव करना शुरू कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्री मार्केट मैकेनिज्म इन द लेबर मार्केट which were uh,
प्रिवेंटिंग वेजेस फ्राम फॉलोइंग द मार्केट क्लियर लेवलिंग। तो ये कहते हैं, क्लासिकल व्यूज़ कहते हैं कि गवर्नमेंट ने आपकी तनख्वाहें फ़िक्स कर दी थी। उन तनख्वाहें फ़िक्स करने की वजह से क्या हुआ था कि लोगों की जो फैक्ट्रीज कहती थी कि हमने इनको कम पैसे दे के इनसे काम करवाना है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो उनकी ज़्यादा वेजेस मुकर्रर कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। उसके बाद फेलियर ऑफ क्लासिकल मॉडल। तो क्लासिकल मॉडल 1930 द क्लासिकल मॉडल फेल्ड। तो 1930 के बाद क्लासिकल मॉडल फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? क्योंकि इसने ग्रेट डिप्रेशन की सॉल्व की। ग्रेट डिप्रेशन जो आया था उसको सॉल्व करने के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया था। तो ग्रेट डिप्रेशन के लिए आपने याद रखें कि 20% लोग बेरोज़गार हो गए थे यूएसए और वेस्टर्न यूरोप में। अच्छा, अब देखते हैं कीनियस क्या कहते थे। कीनियस एंड द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि आपके पास 20 सेंचुरी में सबसे पहले इसका तारुफ दिया जा रहा है कि ये आपके पास ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जोन्स मरियन मेनार्ड कीन्स। तो इसकी ये थ्योरी है सारी। तो इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर क्या बयान दिए थे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट लो थी, क्योंकि because of firms bearish expectation that their ability to sell money product they produce। क्योंकि फर्म्स को लगता था कि उनकी वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे वो चीज़ें लोग नहीं खरीदेंगे। उसके बाद ये कहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास हाई थी, क्योंकि आपके पास लेबर मार्केट एक्विलिब्रियम आपके पास मज़ीद वाज मूविंग फर्दर एंड फर्दर अवे फ्राम द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर होती चली जा रही थी। क्यों? वो दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ वेजेस। वो कहते थे कि ये आपके पास इस वजह से नहीं था कि हुकूमत ने आपके पास वर्कर्स की तनख्वाहें फिक्स कर दी थी, लेकिन ये क्यों था कि ये आपके पास प्रिवेंटिंग फ्राम फॉलिंग द मार्केट क्लियर लेंगे बिकॉज ऑफ मार्केट क्लियर लेवल फेल फर्दर विद ईच वेजेस डिक्रीज। के जितनी उनकी तनख्वाहें कम होती जा रही थी ना, जितने लोग बेरोज़गार होते जा रहे थे, तो उनके पास पैसा ही नहीं था। तो लोगों ने कहाँ से चीज़ खरीदनी? जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो इस वजह से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद जी टॉपिक नंबर 26 में आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड कीनियस इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ से 3 टॉपिक के ऊपर इन दोनों के व्यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट आपके पास कौन सी है? जो मार्केट जो आपके पास लेबर की मार्केट है उसको हम कहते हैं लेबर। कौन सी लेबर जो कि आपके पास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, उस लेबर की मार्केट के ऊपर इनके व्यूज़। तो क्लासिकल व्यूज़ क्या कहते हैं? इफ़ देयर इज़ क्लासिकल कहते थे कि अगर आपके पास लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो गई है ना, तो आपके पास उनकी डिमांड कम हो जानी है और उनकी तनख्वाहें कम हो जानी हैं। लेकिन अगर आपके पास लेबर कम हो जाएगी तो उनकी एक तो कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी और उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कीनियंस क्या कहते थे? कीनियन का इनके बारे में मुख्तलिफ राय थी। कीनियन कहते थे कि अगर आपके पास ज़्यादा लोग आ गए हैं ना काम करने के लिए, ज़्यादा लेबर आ गई है, तो आपकी वेजेस के ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे फार्म्स? क्या करेंगे? उस प्रेशर को कम करने के लिए क्या करेंगी कि उनकी तनख्वाहें कम कर देंगी। लेकिन इस तरह से क्या होगा कि उन लोगों के पास पैसे कम जाएगा और वो चीज़ें ख़रीदना कम कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जानी है। जब लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो उनकी प्रोडक्शन मज़ीद कम हो जाएगी। उसके बाद जी मार्केट फॉर लोनेबल फंड के लोन लेने वाली जो मार्केट्स हैं उनके ऊपर क्लासिकल व्यू क्या था? क्लासिकल व्यू कहता था देयर इज़ मार्केट ऑफ मनी, डिपॉजिटर प्रोवाइड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, फर्म बैरो मनी जनरेटिंग द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। और कीनियस क्या कहते थे? कीनियस कहते थे कि अगर आपके पास ज़्यादा सप्लाई होगी है ना लोन एबल फंड्स की और सेविंग्स की, तो आप क्या करें? आप उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको कम कर दें। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड के ऊपर दोनों की क्या राय थी? एग्रीगेट डिमांड इज टोटल प्लान और डिजायर्ड स्पेंडिंग, वो चीज़ लिखी हुई है। एग्रीगेट डिमांड कर स्लोप्स डाउनवर्ड फॉर बोथ कीनियस एंड क्लासिकल। तो ये आपने याद रखनी है, दोनों के मुताबिक एग्रीगेट डिमांड आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और यहाँ पे लिखी हुई है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो ये आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद जी
लेक्चर नंबर 27 में आपके पास एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्लासिकल व्यू क्या था। एज एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाज वर्टिकल देयर फॉर लैक ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड कुड नॉट एक्सप्लेन द लो लेवल ऑफ एक्सेस। तो इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। और उसके बाद ये कीनियस डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़। कीनियन डिमांड इसमें मेन एक टॉपिक है द मेजर प्रॉब्लम विद कीनियस डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी वाज दैट व्यू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन टू द ऑपोजिट। तो कीनियंस क्या कहते थे, कीनियंस के मुताबिक एक पॉइंट था कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी जब आपके पास महंगाई कम होगी, और महंगाई ज़्यादा जब होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो कीनियंस इस वजह से एक बहुत ज़्यादा कीनियंस व्यू के ऊपर ये प्रॉब्लम रहा है। उसके बाद ये 3-4 स्कूल्स हैं। तो इन ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि मोनेटरिस्ट स्कूल व्यूज़ आप बयान करें, रियल बिजनेस स्कूल बयान करें, या रैशनल एक्सपेक्टेशन स्कूल बयान करें। तो ये 4-5 स्कूल हैं। तो इन पाँचों में ये जो 2 रियल बिजनेस स्कूल हैं और न्यू क्लासिकल स्कूल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद जी लेक्चर नंबर 28 में क्या है, द यूज़ ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स डेटा। तो मैक्रो इकनॉमिक्स डेटा यूज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास क्या चीज़ होती है, द वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल आउटपुट प्रोडक्शन इनसाइड अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर जितनी चीज़ें पैदा हो रही हैं ना, उनकी आपके पास फाइनल जो प्रोडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, इसको हम जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक। तो चेंजिंग इन स्टॉक इज इक्वल टू फ्लो, कि अगर आपके पास किसी चीज़ का स्टॉक है तो उसमें जब स्टॉक में चेंज होगा तो इसका मतलब फ्लो हो रहा है। द चेंजिंग इन स्टॉक मेजर चेंज इन वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्रीज इन गिवन टाइम पीरियड। उसके बाद स्टॉक की नीचे डेफिनेशन है, फ्लो की डेफिनेशन है, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट आर वैल्यू एडेड मेथड। ये क्या चीज़ है, विच सम द वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्टिव एंट्रीज इन द इकानमी। कि आपके पास किसी चीज़ की वैल्यू को ऐड करते जाने, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। और उसके बाद एक्सपेंडिशन मेथड या फैक्टर मेथड। तो ये तीनों तरीके हैं आपके पास जीडीपी मेजर करने के। तो आपने याद रखना है जीडीपी मेजर करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो तीनों के आपने नाम याद रखने हैं। उसके बाद जी वैल्यू एडेड क्या चीज़ है, इज़ द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड एट ईच स्टेज। कि हर स्टेज के ऊपर किसी चीज़ की वैल्यू को ज़्यादा करते जाना, इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड। कि आपके पास कोई चीज़ आई, आपने कुछ उसको इम्प्रूव करके उस अगली फार्म को दे दिया, अगली फार्म ने उसके ऊपर मज़ीद कुछ काम करके आगे दे दिया, इस तरह कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड। उसके बाद फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं जो कि कंज्यूमर के डायरेक्ट यूज़ के लिए मौजूद होती हैं बाज़ारों में, या इंटरमीडिएट गुड आपके पास वो गुड्स होती हैं जिनके ऊपर मज़ीद काम होना बाकी होता है। उसके बाद जीडीपी माइट बी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइसेस। उसके बाद फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड के ऊपर मज़ीद यहाँ पे डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास है नेक्स्ट लेक्चर में जीडीपी फैक्टर एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी फैक्टर आप मार्केट प्राइस के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी फैक्टर एट कॉस्ट आपके पास इक्वल होगी जीडीपी फैक्टर एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी फैक्टर अगर आप मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसमें टैक्स भी शामिल होंगे, लेकिन जहाँ पे आपके पास चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना, उसके ऊपर अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर। ठीक है, तो जीडीपी एट फैक्टर आपके पास इक्वल आ जाएगी जीडीपी जो मार्केट में इसकी वैल्यू है माइनस उसके ऊपर जो टैक्स लगी हुई है। उसके बाद आपके पास एन डी पी क्या चीज़ है, एन डी पी आपके पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास इक्वल है जीडीपी से अगर आप महंगाई वाला चीज़ें ख़त्म कर देना तो आपके पास आ जाती है ग्रास डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन अलाउंस होता है। डिप्रिसिएशन क्या चीज़ है, ये आपके पास महंगाई है। उसके बाद ग्रास नेशनल प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट आपके पास मुल्क के अंदर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं प्लस
आपके पास जो बाहर से लोग काम करके ना हमारे मुल्क के अंदर जो पैसे भेज रहे हैं उनको ऐड कर दें तो आपके पास ग्रास नेशनल प्रोडक्ट बन जाती है। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके पास बन जाती है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट हमने जो पढ़ा है उसमें से महंगाई को ख़त्म कर दें तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद नेशनल इनकम क्या चीज़ है? नेशनल इनकम इज ऑफरडाइज NNP भी हम इसको बोलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्शन या नेशनल इनकम, इसके दो नाम हैं। तो ये आपके पास टोटल इनकम अर्न बाय सिटीजन, किसी भी मुल्क के लोगों के लिए आपके पास उन्होंने जितनी एक किसी साल के अंदर जितनी कमाई की है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। उसके बाद रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या चीज़ होती है? द टोटल मार्केट वैल्यू मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। तो रियल जीडीपी से क्या मतलब है कि आप जीडीपी कैलकुलेट करें किसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप जीडीपी कैलकुलेट करें कि पिछले साल की चीज़ों की जितनी कीमती थी उसी कीमत के ऊपर आप जीडीपी कैलकुलेट करें तो ये आपके पास रियल जीडीपी आएगी। वैसे हम जो जीडीपी मेजर करते हैं ना, इस साल की अगर महंगाई ज़्यादा हुई है तो इस साल की हमारी जीडीपी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम तो टोटल जो हमने जो प्रोडक्शन की है उसकी वैल्यू देखेंगे। लेकिन रियल जीडीपी क्या चीज़ होगी कि आप कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? रियल जीडीपी है। उसके बाद नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या चीज़ होती है? द टोटल मार्केट वैल्यू मेजर्ड इन करंट प्राइसेस। कि वही बात आ गई कि आपके पास जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर आप जो जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। उसके बाद प्राइस डेफिलेटर। प्राइस डेफिलेटर की चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, या इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस डेफिलेटर। तो जीडीपी डेफिलेटर आपके पास इक्वल होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। नीचे इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। रियल जीडीपी आपके पास इक्वल होगी नॉमिनल जीडीपी ऑफ ईयर ए मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स इस साल के लिए डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स जो आपके पास लास्ट ईयर था। उसके बाद पर कैपिटा क्या चीज़ होती है? टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा आ जाता है। उसके बाद जी द परचेजिंग पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स जीडीपी रिकॉग्नाइज्ड बाय फैक्ट दैट गिवन अमाउंट ऑफ इनकम इन इन वन कंट्री माइट बी नॉट एबल टू। कि आपके पास एक मुल्क के अंदर किसी चीज़ को ख़रीदने की जो कीमत है दूसरे मुल्क में वो ख़रीदने की कीमत कुछ और होगी तो उसको हम कहते हैं परचेजिंग पैरिटी। उसके बाद पर कैपिटा इनकम। तो टोटल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। पहले हमने पर कैपिटा पढ़ी, अब पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। उसके बाद पर्सनल इनकम क्या चीज़ है? इंडिविजुअल इनकम ऑफ टोटल अमाउंट जो आपके पास रिसीव हुई है मुख्तलिफ प्रोडक्शन के दौरान। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम क्या चीज़ है? कि अगर आप उसमें से टैक्स माइनस कर दें आपके पास जो इनकम हासिल हुई है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद जी लेक्चर नंबर 30 में यहाँ से आपके पास आगे है कि वेरिएबल वाई हम इनकम से स्टार्ट डिनोट करते हैं। सी कंजम्पशन होती है, सेविंग, आई इन्वेस्टमेंट, टी टैक्सेस, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एम इम्पोर्ट, एक्स एक्सपोर्ट है। तो आपके पास है कि आपके पास पैसा जो है ना वो आपके पास है, फिर आप किसी कोई चीज़ लेंगे फैक्ट्री ओनर के पास जाएगा, फैक्ट्री ओनर के ऊपर टैक्स लगेगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट लोगों को तनख्वाहें देगी तो फिर पैसा घूम के आपके पास आ जाएगा। तो इस सर को कहते हैं सर्कुलर फ्लो। उसके बाद ये द कंसेप्ट ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। तो आपके पास जो मैंने आपको बताया कि आपके पास पैसा सर्कुलेट हो रहा है ना, तो अगर आप उस पैसे को सेव कर दें बैंक में रख दें तो ये देखें ये उस पूरे सर्कल से आपके पास पैसा जो है वो लीक हो गया, इसको हम लीकेज कहते हैं। और इंजेक्शन क्या कहते हैं? कि गवर्नमेंट आपको पैसा दे दे कि ये ले आपके पास पैसा आ गया है, तो पूरे वो जो सर्कुलेट पैसा हो रहा था तो उसमें पैसा ऐड हो गया तो इसको हम इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम कब होगी? कि जब आपके पास टोटल जो होंगे ना इंजंक्शन वो इक्वल आ जाएंगे टोटल लीकेज के, तो आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगी। यहाँ पे देखें एस सेविंग है, टी टैक्स है, एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट है।
तो ये सारे लीकेज हैं। इक्वल आ गए आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ये इक्वल आ गए, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया है। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम, तो इज द टोटल इनकम जो आपके पास कंजम्पशन या सेविंग्स में होती है। उसके बाद जी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनकम आई है ना, जितनी इनकम आपके पास आ रही है तो उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा आई है, एक्स्ट्रा यूनिट आई है, तो उसमें से आप कितना सेव करते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और उसमें से आप कितना कंज्यूम करेंगे तो इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपके पास इक्वल होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपके पास इक्वल होता है 0.5 से 1 के दौरान, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपके पास इक्वल होता है -1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन क्या चीज़ है, द सेविंग फंक्शन यील्ड अमाउंट ऑफ सेविंग दैट हाउस होल्ड ऑफ नेशन विल अंडरटेक ईच लेवल ऑफ इनकम, कि आपके पास कितनी इनकम के ऊपर आप कितना सेव करेंगे, इसको हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। ये आपके पास एस इक्वल होता है सी प्लस डी इंटू वाई डी। उसके बाद ये फार्मूले आपने याद रखने हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये आपके पास इक्वल होती है सी डिवाइड बाई वाई डी, इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपके पास इक्वल होती है एस ओवर वाई डी। तो ये सारे 3-4 फार्मूले हैं, इनको एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 31 में आपके पास है इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द कास्ट बेरिंग फॉर फर्म, कि आपके पास लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो आपके पास फर्म को कास्ट इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, उनके दिमाग जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। और द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑन द सच, जो आपके पास इंटरेस्ट रेट होता है जो फर्म को पे करना पड़ता है वो आपके पास नेगेटिव होता है, ये आपने याद रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो डिक्रीज हो जाता है। उस बाद टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4 किस्म की इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आपके पास डिपेंड करती है कि लोगों के पास कितने पैसे हैं घर ख़रीदने के लिए। उसके बाद नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आपके पास डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी फर्म्स के पास कितनी एबिलिटी है प्रॉपर्टी या जगह लेने के लिए। उसके बाद द डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर आपके पास कि कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी या करंट, तो ये सारे देख के ये आपके पास डिमांड होती है। उसके बाद चेंज ऑफ बिजनेस इन्वेंट्री, तो ये आपके पास जो बिज़नेस है ना उसकी इन्वेंट्री चेंज होती है। देखते हैं कि अगर वो देखते हैं कि अगर आप आने वाले सीज़न में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो ज़्यादा इन्वेंट्री ज़्यादा स्टॉक करते हैं। अगर वो देखते हैं कि अगर आने वाले सीज़न में इस चीज़ की कम खपत है तो कम वो इसको स्टॉक करते हैं। और उसके बाद इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये तो होपफुली आपको आती होगी। उसके बाद जी आपके पास है अ कंट्री इम्पोर्ट इज़ रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम, चेंज ऑफ रेट, डोमेस्टिक प्राइस रिलेटिव टू प्राइस, तो ये सारी वही चीज़ लिखी हुई हैं सिंपल सिंपल सी। उसके बाद सी लास्ट मेन टॉपिक है, लास्ट वाली जो हेडिंग है कि टी माइनस जी इज़ रेफर टू फिजिकल बैलेंस। अगर आपके पास जी ग्रेटर देन है टी से, यानी कि गवर्नमेंट के आपके पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टैक्सेस से, जी आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टी आपके पास टैक्सेस है, तो आपके पास जो बजट होगा वो आपके पास बजट डेफिसिट होगा। लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो कम है और टैक्सेस ज़्यादा है, तो आपके पास जो बजट है वो आपके पास सरप्लस होगा। और जी अगर आपके पास इक्वल है टी के, तो आपके पास बैलेंस बजट होगा। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास एक्सपेंडिचर किनियन मल्टीप्लायर की, तो किनियन मल्टीप्लायर की वैल्यू आपके पास होती है 1/1 - b। तो ये अगर आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतना आपके पास किनियन मल्टीप्लायर कम होगा, जितना ये ज़्यादा होगा तो किनियन मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा, और जितना ये कम होगा बी की वैल्यू उतनी किनियन मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताना था, लेकिन टाइम जैसे मैं देख रहा हूँ टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से मैं आपको मज़ीद शार्ट बताता जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये डिटेल में देखनी है ये चीज़ें, तो इसी चैनल के ऊपर इकनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। मैंने वहाँ डिटेल से बताए हुए टाइम शार्ट में बताए हुए, लेकिन लेक्चर पर लेक्चर बताए हुए हैं। तो अगर आपको कुछ किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप उनको देख ले सकते हैं।
उसके बाद जी यहाँ पे एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेज, आउटपुट आपके पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और चेंज इन एक्सपेंडिचर इज़ लेस देन चेंज इन अमाउंट। तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद एक्सीलेटर आपके पास क्या चीज़ होती है? एक्सीलेटर आपके पास होता है कि अगर आपके पास ये आपके पास कंसेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करने के लिए आपके पास जो फैक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सेलरेटर। उसके बाद इंट्रैक्शन ऑफ एक्सेलेरेटर एंड मल्टीप्लायर, तो इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको स्किप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लेक्चर नंबर 33। तो लेक्चर नंबर 33 में आपके पास है 4 बिग मेजर इश्यूज़। तो इकनॉमिक्स के 4 बड़े प्रॉब्लम कौन से हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। ये इकनॉमिक्स के 4 बड़े प्रॉब्लम हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है, और लेक ऑफ ग्रोथ है। तो ये 4 बड़े प्रॉब्लम हैं। इन 4 प्रॉब्लम के ऊपर हम कीनियस व्यू भी देखेंगे, और जो दूसरा व्यूज़ था ये दोनों व्यूज़ भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो इसका पार्ट 3 है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये चारों फैक्टर पढ़ेंगे, उन चारों फैक्टर के ऊपर इन दोनों की व्यूज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास स्टार्ट हुई थी ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 33 के दरमियान। तो 25% लोग आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय सम ऑफ अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। ठीक है, कि आपने आपके पास अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। तो ये आपके पास रेशियो जो होती है इसको हम कहते हैं, ये आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। ठीक है, तो इसके लिए आपने याद रखने का अगर ये 3 से 4% है तो इसको लो कंसिडर किया जाता है, 10 से 15% ज़्यादा है, और 20% से ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्टेट एट विच पर्सन इज़ विदाउट वर्क अवेलेबल टू वर्क इज़ करंटली सीकिंग वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है कि एक बंदा काम करना चाह रहा है और काम को ढूंढ रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो इसका हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हैं। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है कि एक बंदा एक काम से दूसरी काम के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहा है, तो उसको काम ढूंढने के दौरान जितना टाइम लगेगा इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आपके पास काम करने वाला बंदा किसी और जगह पर है लेकिन काम किसी और जगह पर है। जैसे कि देहातों में लोग तो होते हैं लेकिन काम तो शहरों में होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है कि आल्सो नाउन एज डिमांड ऑफ deficit employment occur when there is a too enough aggregate demand for labor। उसके बाद टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्लासिकल और रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर आपके पास तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हो जाएं और उन तनख्वाहों के ऊपर फैक्ट्रीज लोगों को काम ना करवा सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल या रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे पास कास्ट क्या चीज़ होती है, नुकसान क्या चीज़ होती है कि आपके पास आउटपुट पूरे मुल्क की कम हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और उसके बाद आपको टैक्स रेवेन्यू आपका कम हो जाता है, फार्म्स का जो मुनाफा है वो कम हो जाता है, और जो काम लोग काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम और वायलेंस आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ लेबर फोर्स, द लेबर फोर्स इंक्लूड ऑल पेपर एलिजिबल एंड एबल टू वर्क। वो सारे लोग जो काम करने के काबिल हैं और काम करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं लेबर फोर्स। उसके बाद जी डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम विद अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है? द सिचुएशन एट द पर्सन रिपोर्टेड एज अनएम्प्लॉयमेंट बट एक्चुअली ओनली डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, तो इनको एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद मेन टॉपिक आपके पास मोनेटर्स व्यूज़ के बारे में क्या था अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। मोनेटर्स व्यूज़ ये था कि आप लोगों को ना मोनेटरी व्यू क्या था, पहले पहले क्लासिकल व्यू देखते हैं। क्लासिकल व्यू क्या था अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि ये कहते थे कि गवर्नमेंट दरमियान से हाथ निकाल दे, जितने लोगों की तनख्वाहें कम होगी ना उतनी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी।
तो जितनी लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा होंगी उसके बाद आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जानी है। तो ये क्लासिकल व्यू था। लेकिन कीनियंस क्या कहते थे, कीनियंस कहते थे कि अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप क्या करें, लोगों को पैसा देना स्टार्ट कर दें। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग चीज़ खरीदेंगे, जब लोग चीज़ें खरीदेंगे तो उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों इनके ऊपर व्यूज़ थे, कीनियंस के और क्लासिकल के। और उसके बाद जी एक और है, बाकी ये टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चरल और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल फसलों की कटाई के दौरान ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे वो लोग काम पे लग जाते हैं। लेकिन जब फसलों की कटाई ख़त्म हो जाती है तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जो सीज़न की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। उसके बाद हाइपरस्टीटिस टर्म क्या चीज़ है कि आपके पास टेम्परेरी चेंज करने की वजह से वो जो परमानेंट इफेक्ट पड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरस्टीटिस। उसके बाद जी इन्फ्लेशन, सेकंड आपके पास जो इशू था, पहले आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट था, सेकंड अब आपके पास है इन्फ्लेशन। तो सेकंड इशू के ऊपर बात करते हैं। इन्फ्लेशन इज सिचुएशन एज देयर इज अ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइसेस, कि आपके पास वो कंडीशन जब आपके पास चीज़ों की कीमतें लगातार ज़्यादा होनी शुरू हो जाएं। डेफ्लेशन क्या चीज़ है, इसके उलट है। उसके बाद प्योर इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, प्योर इन्फ्लेशन से मतलब है कि हर तमाम चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, ये नहीं कि एक चीज़ की कीमत ज़्यादा हो रही है और दूसरी की कम हो रही है। तो इसको प्योर इन्फ्लेशन नहीं की क्या नहीं कहेंगे। आपके पास प्योर इन्फ्लेशन तब होगी जब तमाम चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएँ। उसके बाद ये इन्फ्लेशन हम मेजर कैसे करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत जो इस वक्त है इसको हम पी बोलेंगे, माइनस किसी चीज़ की कीमत पिछले साल थी P-1 डिवाइडेड बाय उस चीज़ की कीमत जो पिछले साल थी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद आइडियल इन्फ्लेशन रेट, तो अगर आपके पास इन्फ्लेशन है ना, वो नॉर्मली तो ज़ीरो होती है, लेकिन अगर आपके पास 3% है तो उसको हम हेल्दी कंसिडर करते हैं, 7% है तो इसको एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन 10% है तो उसको हम अनडिज़ायरेबल कहेंगे कि ये आपके पास ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। उसके बाद द चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स, द चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ्टन अफेक्ट व्हाट वन, के लोग इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चॉइस ऑफ प्राइस इंडेक्स। उसके बाद जी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स व्हेन रेफरिंग टू ओवरऑल इन्फ्लेशन इज रिटेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस, इसको कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा आपके पास है प्रोपोर्शन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या चीज़ है, कास्ट ऑफ फिक्स बास्केट, क्या आपके पास मखसूस चीज़ों की आपके पास जो कीमत है ज़्यादा हुई है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और सेकंड आपके पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या चीज़ है कि प्रोड्यूसर ने आके देखना है कि आपके पास जो रॉ मटेरियल जितना महंगा हुआ है उसको हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहेंगे। उसके बाद इफ़ वेज इन्फ्लेशन इज़ ग्रेटर देन प्राइस इन्फ्लेशन देन रियल वेजेस आर राइजिंग, कि अगर आपके पास तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ रही हैं और महंगाई कम बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास वाकई ही तनख्वाहें बढ़ी हैं। लेकिन अगर आपके पास तनख्वाहें थोड़ी बढ़ी हैं और महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको हम कहेंगे कि आपके पास जो तनख्वाहें हैं वो कम वाकई कम बढ़ी हैं। उसके बाद जी आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के आपके पास नुकसान क्या होते हैं कि ट्रेडर्स आपके पास क्या कहते हैं कि आपके पास देखें जब महंगाई हो रही है तो वो सारी चीज़ों की कीमतें ज़्यादा कर देती हैं। ज़्यादा महंगाई की वजह से क्या चीज़ होती है कि अनसर्टेनली हो जाती है फार्म्स के दरमियान, और वो आपके पास इन्वेस्टमेंट कम करती हैं इन्फ्लेशन के दौरान। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम बन जाता है। उसके बाद रिसोर्स वेस्टेज होते हैं इन्फ्लेशन के दौरान। अच्छा, उसके बाद जी कीनियंस व्यू क्या है इन्फ्लेशन के ऊपर। द फिलिप्स कर्व ट्रेड ऑफ कैन बी समराइज एज फॉलो, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट कैन अचीव ओनली एट द कॉस्ट ऑफ हायर इन्फ्लेशन। तो कीनियंस क्या कहते हैं कि आपके पास जब महंगाई ज़्यादा होगी तो लोगों की जो तनख्वाहें वो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करेंगे तो महंगाई कम होगी। फिलिप्स कर्व क्या कहती है, फिलिप्स कर्व गिव द आइडिया, फिलिप्स कर्व आपका जो आइडिया है ना कीनियंस का उसको ही बयान कर रही है। उस बाद जी कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन आपके पास है, ये आपके पास 1970 में हुआ था जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी।
तो उस वजह से आपके पास बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो गई थी। अब बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो गई थी लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही थी, तो कीनियस का व्यू यहाँ पे फेल हो गया था। इसको हम कहते हैं कास्ट पोस्ट इन्फ्लेशन। उसके बाद नीचे हज़रत अली का कॉल लिखा हुआ है, इसको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि हज़रत अली ने फरमाया था कि ज़्यादा महंगाई और ख़राब सूरत हाल लॉ एंड आर्डर की आपकी ख़राब हुकूमत को शो करती है। उसके बाद जी मॉड्यूल नंबर लेक्चर नंबर 35 में मोनेटरीज व्यू देखते हैं। मोनेटरीज व्यू क्या कहता है, इकोनॉमिक्स द क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी इस थ्योरी एम्फासिस द पॉजिटिव रिलेशनशिप ओवरऑल द प्राइसेस। तो इसको एक नज़र देख लीजिएगा, मुझे इसकी ज़्यादा समझ नहीं आई तो मैं आपको क्या डिफ़ाइन करूँ। अच्छा, उसके बाद जी बैलेंस ऑफ पेमेंट, थर्ड जो आपके पास बिग इशू थे उसमें एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ कंट्री ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ वर्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है, आपके पास आपकी कंट्री की दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, उसका जो रिकॉर्ड है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट measure the payment of the flow between the individual country and other country। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिटरमाइंड बाई कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, सर्विसेज और फाइनेंशियल कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं। उसके बाद जी फॉरेन एक्सचेंज रेट, या इसको हम FX भी बोलते हैं या करेंसी रेट भी बोलते हैं इसको। तो ये आपके पास आपकी जो करेंसी है ना, दूसरे मुल्कों के साथ जो तिजारत करने की करेंसी है, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में जो डॉलर का रेट चल रहा है इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इन फाइनेंस द एक्सचेंज रेट इज़ आल्सो नोन एज फ्रीजन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रेट या FX भी हम इसको बोलते हैं। दो मुल्कों के दरमियान उनकी जो है ना करेंसी, वो आपस में जो एक्सचेंज करते हैं इसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट क्या है कि तो इसकी एक शॉर्ट समरी है कि 1970 तक हम US के साथ UK के साथ लिंक थे और हमारे पास पाउंड यूज़ होता रहा है। उसके बाद हमने 1971 में US के साथ लिंक किया है। उसके बाद हम डॉलर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जी लेक्चर नंबर 36 में डेविलिएशन है। डेविलिएशन फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हमारे पास जो रुपए चल रहा है ना, रुपए की कदर हम कम कर दें तो इसको हम खुद से कम कर दें तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। रीवैल्यूएशन के रुपए की कदर हम ज़्यादा कर दें और डॉलर की कीमत कम कर दें तो उसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। अच्छा, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन भी एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन से मिलते जुलते हैं। लेकिन एप्रिसिएशन क्या चीज़ है कि अगर आपके पास आपके जो रुपए हैं उसकी कीमत वाकई ज़्यादा हो रही है, ख़ुद से आप ज़्यादा नहीं कर रहे तो इसको एप्रिसिएशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन क्या चीज़ थी कि आप खुद से ज़्यादा कर रहे हैं, डॉलर को खुद से सस्ता कर रहे हैं और रुपए को खुद से महंगा कर रहे हैं, तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते थे। लेकिन एप्रिसिएशन क्या चीज़ है कि आपकी वाकई रुपए की कदर ज़्यादा हो रही है। और डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है कि आपके रुपए की कदर वाकई कम हो रही है। ठीक है, डिवैल्यूएशन में हम क्या कहते हैं कि हमने रुपए की कदर कम की थी, लेकिन डेप्रिसिएशन में रुपए की कदर वाकईतन कम हो रही है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। उसके बाद फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉर एग्जांपल सच ट्रांजैक्शन आर इनफ्लोज ऑफ US इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान के तो ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि पाकिस्तान के लोग जो US में काम करेंगे, ये US के लोग जो पाकिस्तान में काम करेंगे, ये सारी इसके ऊपर एग्जांपल्स हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की चीज़ें, ये तीन इसके पार्ट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एक्सचेंज रिजर्व। तो करंट अकाउंट क्या चीज़ होती है, करंट अकाउंट आपके पास बैलेंस इज एसेंशियली द ट्रेड बैलेंस, क्या आपके पास तिजारत करने के लिए जो बैलेंस होता है उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट इतना रह गया, ठीक है, तो करंट अकाउंट आपके पास जो बैलेंस होता है ट्रेड करने के लिए उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद इन लॉन्ग रन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट शुड यूजली मिरर ईच अदर। उसके बाद जी आपके पास करंट अकाउंट को ज़्यादा क्या कहती हैं, एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा करती हैं और करंट अकाउंट को आपकी इंपोर्ट कम कर देती हैं। आप जो बाहर सर्विसेज एक्सपोर्ट करें वो आपके करंट अकाउंट को ज़्यादा करती हैं, और जो बाहर आपसे आप सर्विसेज ले रहे हैं वो इंपोर्ट करें वो आपके करंट अकाउंट को माइनस कर देती हैं। इस तरह से फैक्टर इनकम अब्रॉड ये सारी लिखी हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्या चीज़ है, कैपिटल अकाउंट जनरली प्रोड्यूस अट्रैक्ट
पिक्चर ऑफ नेट असिस्ट, आपके पास जो आपके मुल्क की वाकई हालत होती है उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट को प्लस या माइनस करने वाली चीज़ें ये सारी लिखी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद लेक्चर नंबर 38 में आपके पास अट्रैक्टिवनेस, आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। यह आपके पास कैपिटल अकाउंट को डिटरमाइन करने की कंडीशन है कि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सूरत हाल होनी चाहिए। और उसके बाद मोर फेवरेबल इंटरनेशनल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्री एंड इंटरेस्ट रेट आपके पास कम होना चाहिए। तो ये 3 इसकी चीज़ें हैं। उसके बाद नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपके पास क्या चीज़ है, इज़ द प्राइस इन डोमेस्टिक करेंसी फॉर वन यूनिट ऑफ रीजन करेंसी के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $1 के बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं, तो उसको हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये आपके पास है रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू PF और PD मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल एक्सचेंज रेट। उसके बाद ये नीचे एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से करवाई हुई हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो उनको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लेक्चर नंबर 38 है। लेक्चर नंबर 38 में आपके पास कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट है। तो उसके बाद एक्चुअल और पोटेंशियल GDP है, ठीक है। तो ये सारी आपस में मिलती जुलती हैं। उसके बाद नॉमिनल और रियल GDP है। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। एग्रीगेट GDP वर्सेस पर कैपिटा GDP, तो ये भी मैंने आपको बता दी हैं। ये वही चीज़ें यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद कैपिटल की चीज़ होती है, एन इंक्रीज इन कैपिटल शुड बी काज एन इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल वाइडनिंग लेबर की चीज़ होती है कि आपके पास जो लेबर मौजूद है, ह्यूमन कैपिटल आल्सो मैटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लेबर शुड आल्सो बी कंसिडर। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कंसिडर होती हैं। लैंड आपके पास, पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन कंट्री विच लैंड मैटर मच। Japan and Korea has been growing rapidly because they have used their scarce land very efficiently. उसके बाद रॉ मटेरियल आपके पास जो होता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 38 थे। लेक्चर नंबर 39 या आगे इसमें से बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हैं, तो उनको अगर यहाँ पे कवर करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेक्चर नंबर 39 से 45 तक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। इसके अलावा फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए 1-2 वीडियो मैं और भी कोशिश करूँगा कि वो भी जल्द जल्द बना के अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।